हर आंदोलन अपने बारे में कुछ न कुछ दावा करता है। कोई खुद को जनता की आवाज़ बताता है, कोई युवाओं की उम्मीद, कोई देश के भविष्य की लड़ाई। लेकिन किसी भी आंदोलन को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि वो अपने बारे में क्या कहता है। असली सवाल ये है कि वह किन लोगों के लिए बात करता है, बोलता है, किन मुद्दों को उठाता है और किन सवालों को अनदेखा कर देता है। क्योंकि कई बार किसी आंदोलन की पहचान उसकी मांगों से कम और उसकी खामोशियों से ज़्यादा समझ में आती है। और इसी वजह से सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के साथ एक ऐसा सवाल जुड़ता है जिस पर बहुत कम चर्चा हुई है, मुसलमानों का सवाल। उन युवाओं में भी मुसलमानों के खिलाफ भयंकर नफरत है, जाति का जहर है और उनका सवाल केवल परीक्षा या पेपर लीक तक सीमित नहीं रह सकता। भारत का लोकतंत्र सांप्रदायिकता के कैंसर से जब तक मुक्त नहीं होगा, परीक्षा चोरी से मुक्त नहीं हो सकता। अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी से यह सवाल करते हैं कि सांप्रदायिकता पर उसका क्या स्टैंड है, तो आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और इस सवाल का यही वक्त है। जून 2024 का महीना था। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक युवा खड़ा था। नाम था अभिजीत दीप के। एक व्यंग्यात्मक डिजिटल मंच को वो सड़क पर ले आया था। नाम दिया था कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। मांग एक ही थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए थे। धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन बड़ा होता गया। वामपंथी छात्र संगठन आए, आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई आई, किसान संगठनों ने समर्थन दिया और कई सार्वजनिक हस्तियां भी इस आंदोलन के साथ दिखाई दी। सामाजिक माध्यमों पर यह आंदोलन तेजी से फैल गया। सीजेपी के नेताओं और समर्थकों ने इसे एक बड़े छात्र आंदोलन के रूप में पेश किया। लेकिन इस पूरे शोर में एक सवाल कहीं दब गया, वो सवाल जो इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों से जुड़ा था। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी बार बार कहती रही है कि हमारी कोई विचारधारा नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है, हम सिर्फ छात्रों के लिए हैं। ये सुनने में बड़ा समावेशी लगता है, लेकिन जरा रुककर सोचिए, अपनी पहचान न होने का दावा करना खुद एक बड़ा विरोधाभास है। जब कोई कहता है कि मेरी कोई पहचान नहीं, तो वो या तो सच नहीं बोल रहा या फिर उसे खुद नहीं पता कि वो क्या है। एक इंसान की पहली पहचान यही है कि वो इंसान है। उसके बाद आता है धर्म, जाति, लिंग और वर्ग जैसी चीज़ें। और इन्हीं पहचानों के आधार पर तय होता है कि किसे किस दरवाजे पर रोका जाएगा और किसे अंदर आने दिया जाएगा। पहचान से भागकर कोई न्याय नहीं मिलता, बल्कि जो पहले से हाशिए पर है वो और पीछे छूट जाता है। और इसकी सबसे बड़ी गवाही खुद अभिजीत दीपके ने दी। और आपका सरनेम भी खालिद नहीं है ना? एग्जैक्टली एक बात है, मतलब खालिद या सैफी या जो भी। अगर मैं खालिद होता या मैं मुसलमान होता, मैं जेल में होता। इसकी मुझे अवेयरनेस है। ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है। जब आंदोलन का नेता खुद स्वीकार करता है कि मुस्लिम होना एक अलग और कठिन हकीकत है, तो फिर उसी आंदोलन का पहचान से परे होने का दावा कितना टिकता है। आप अपने विशेषाधिकारों को नज़रअंदाज करके सबको साथ लेने का दावा नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि जब आप जानते हैं कि मुसलमान होने की एक अलग कीमत है इस देश में, तो फिर मुसलमानों से जुड़े सवालों को आप अपने आंदोलन से बाहर क्यों रखते हैं? असलम नाम का एक इंसान है जो पानी की बोतल ला रहा था, पानी की बोतल प्रोवाइड कर रहा था। रात के 9 बजे असलम के घर दिल्ली पुलिस के 6 ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं। शिट मैन। और असलम के अलावा और एक था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसकी तो ससुराल तक पहुंच गए। नीट की बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी सही कह रहा है कि पेपर लीक एक बड़ा अपराध है। लेकिन नीट का मुसलमानों से जुड़ा सवाल उस पेपर लीक से पहले शुरू हो जाता है। परीक्षा केंद्र के दरवाजे पर ही राजस्थान के कोटा में आर्मी पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र पर मुस्लिम छात्राओं को हिजाब हटाकर अंदर आने के लिए कहा गया। एनटीए के अपने नियम साफ कहते हैं कि धार्मिक पहनावा, चाहे हिजाब हो या पगड़ी, अनुमति प्राप्त है, बशर्ते परीक्षार्थी समय से पहले पहुंचे। लेकिन उन नियमों को किनारे रखा गया। कोलकाता के गार्डन रीच में फरहीन खान नाम की एक लड़की छात्रा नियमों के अनुसार 2 घंटे पहले पहुंची थी। फिर भी उसे इतनी देरी तक रोका गया कि वह आधा ही प्रश्न पत्र हल कर पाई। महाराष्ट्र के वाशिम में 2 मुस्लिम लड़कियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों ने उनके साथ बदसलूकी की और यहाँ तक धमकी दी कि अगर हिजाब नहीं उतारा तो कैंची से काट देंगे। ये नीट का वो चेहरा है जो किसी बड़े आंदोलन में दिखाई नहीं दिया। सीजेपी पेपर लीक पर बोलता है, लेकिन परीक्षा केंद्रों पर होने वाले इस धार्मिक भेदभाव पर क्यों चुप रहता है? जो भी इस सवाल से भाग रहा है और कह रहा है कि हम सिर्फ परीक्षा में पेपर लीक के खिलाफ जमा हुए हैं, उसे पता होना चाहिए कोई भी राजनीतिक आंदोलन एक मुद्दे का नहीं होता।
अब बात करते हैं शिक्षा के उस मुद्दे की जो सीधे मुस्लिम शोधार्थी रिसर्चर्स को प्रभावित कर रहा है। दिसंबर 2022 में मोदी सरकार ने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप यानी मैनफ MANF बंद कर दी। यह छात्रवृत्ति उन अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को शोध के लिए आर्थिक सहायता देती थी जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। यह योजना 2009 में सच्चर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर शुरू हुई थी। उसी समिति ने देश को बताया था कि शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। उनकी आबादी 14.2% है, लेकिन उच्च शिक्षा तक पहुंचने वाले मुसलमानों की हिस्सेदारी बहुत कम है। मैनफ 2014 से 2022 के बीच हजारों छात्रों की मदद कर चुकी थी, लेकिन इसे ये कहकर बंद कर दिया गया कि दूसरी योजनाओं के साथ इसका दोहराव है। सवाल ये है कि यही तर्क सिर्फ अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति पर क्यों लागू होता है। मैनफ के साथ साथ पढ़ो परदेश योजना भी बंद हुई। पहले से 8वीं तक की छात्रवृत्ति भी समाप्त की गई और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट भी कम किया गया। यह एक के बाद एक की गई कटौतियां थी, मगर किसी बड़े छात्र आंदोलन ने इसे अपना मुद्दा नहीं बनाया। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU का नाम लेते ही समझ आ जाता है कि यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि एक पूरी बिरादरी की शैक्षणिक और सांस्कृतिक पहचान है। सर सैयद अहमद खान ने इसे मुसलमानों की शिक्षा के लिए खड़ा किया था, लेकिन इसके अल्पसंख्यक दर्जे पर दशकों से विवाद चलता रहा है। 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार किया था। 2016 में केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया कि वह AMU को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं मानती। नवंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों वाली पीठ ने 1967 के फैसले को पलट दिया, लेकिन AMU के अंतिम दर्जे का फैसला अभी भी बाकी है, यानी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक पूरी बिरादरी का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान आज भी अनिश्चितता में है और कोई बड़ा आंदोलन इस सवाल को अपनी मांगों में शामिल नहीं करता। अब उस हिंसा की बात करते हैं जो इस देश में धीरे धीरे सामान्य बना दी गई है। विभिन्न अध्ययनों और निगरानी रिपोर्टों के अनुसार 2024 में सांप्रदायिक हिंसा, भीड़ द्वारा हत्याएं और नफरत फैलाने वाले भाषणों में वृद्धि दर्ज की गई है। इन घटनाओं का सबसे बड़ा निशाना मुसलमान रहे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस हकीकत का दस्तावेज है जिसे हम मुसलमानों का सवाल कहते हैं। ये जिहादी, ये आतंकवादी, ये टोपी वाले, ये दाढ़ी वाले आज मेरे देश को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आज अगर हिंदू रुद्र रूप में आ गए तो ये जिंदा बचेंगे, ये रहेंगे इस देश में? धमकी दे रहा हूं मैं सुन पे, मार मार के निकाल देना चाहिए। देश के माहौल इन्होंने खराब कर दिया है। कि धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा नहीं है, धर्म की स्थापना के लिए हिंसा नहीं है। जब CJP कहता है कि वो प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगेगा, जब वो भीड़ हिंसा पर बोलने से बचता है, जब सांप्रदायिक हिंसा को अपने आंदोलन के एजेंडे में जगह नहीं देता, तो ये राजनीति से दूर रहना नहीं है। यह भी एक राजनीतिक चुनाव है और वही चुनाव तय करता है कि किसकी आवाज़ सुनी जाएगी और किसकी नहीं। CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, वो इस देश की सड़कों पर लाखों मुसलमानों, महिलाओं और नौजवानों का आंदोलन था। शाहीन बाग से लेकर देश के कई शहरों तक विरोध प्रदर्शन फैले हुए थे। लेकिन वही लोग जो CJP को एक ऐतिहासिक आंदोलन बता रहे हैं, उनमें से कई उस समय CAA विरोध को मुसलमानों का मुद्दा कहकर खारिज कर रहे थे। किसान आंदोलन, जिसमें किसान संगठनों के अनुसार सैकड़ों किसानों ने अपनी जान गंवाई, वो भी इससे पहले हुआ। तो ये दावा कि हम सबसे बड़े हैं आखिर किस आधार पर है? और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो लोग मुसलमानों के आंदोलन से दूरी बना रहे थे, वे आज उन्हीं मुसलमानों से एकजुटता की उम्मीद क्यों रखते हैं? और इस सवाल का यही वक्त है। आंदोलन की ज़रूरत है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। नीट पेपर लीक एक गंभीर अपराध है और सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन जब आप एक बड़े आंदोलन का दावा करते हैं तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। और वह जिम्मेदारी ये है कि आप उन सवालों को भी अपने साथ लेकर चलें जो इस देश के सबसे हाशिए पर खड़े लोगों से जुड़े हैं। हिजाब वाली वो लड़की जो परीक्षा केंद्र के बाहर रोई, वो भी छात्र थी। मैनफ बंद होने से जिनका रिसर्च का सपना टूटा है, वो भी छात्र था। AMU के दर्जे के लिए जो लड़ रहा था, वो भी इस देश का नागरिक है। भीड़ हिंसा में जिनकी जान गई, उसका भी कोई भविष्य था। तो जब आप कहते हैं कि हमारी कोई पहचान नहीं और हम सबके लिए हैं, तो एक सवाल का जवाब दीजिए। उन 20 करोड़ लोगों के लिए आपके एजेंडे में क्या है, जिनकी पहचान ही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है? जवाब अगर नहीं है तो फिर सबका आंदोलन होने का दावा भी नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। चैनल का नाम है रियाज हैदर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।